मेरी ओजोन मेरी ओजोन मेरी ओजोन। आखिरी टॉपिक, ओजोन एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3 और एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। मॉलिक्यूलर मास 48 ग्राम। इंक्रीज द टेम्परेचर इन द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू ओजोन लेयर। ऑक्सीजन एटम्स के अंदर कैटिनेशन होती है। स्ट्रक्चर आपके सामने ओजोन का मैं दिखा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जी ऐसे जोड़ दें ऑक्सीजन एटम को तो ओजोन बन जाती है। ना 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 ना, ये इस तरह से एक लेवल स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया हुआ। शायद पूछ ले ओजोन का लेवल स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में। लेवल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जनाब होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। लो जी 6 के 6 बना दिए मैंने आपके सामने। लो जी इसके दूसरे ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने बना दिए। तो अब आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रही है दूसरी ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, जिसकी वजह से आपको इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज दिखेगा। इसके अपने 6 के 6 जू के तू हैं। तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एमसीक्यू पूछ सकता है ना, ओजोन में एक सिग्मा, एक पाई और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मौजूद होगा। ये रेजोनेट भी कर सकता है। कैसे? कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाए पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे चले जाए यहाँ पे, तो देखो पॉजिटिव चार्ज वहीं पर रहेगा लेकिन नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस ओजोन मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी होती है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। काम की बात क्या है? ओजोन के स्ट्रक्चर को तो मैंने बता दिया। ये ओजोन के अंदर बॉन्ड एंगल याद रख लें, शायद वेस्पर के मुताबिक पूछ ले। बॉन्ड लेंथ भी याद रख लें, ये भी शायद वेस्पर के मुताबिक पूछ ले। और ये डॉट 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 आपको पता है रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। ब्लू गैस है, स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग स्मेल है, मोर सॉल्युबल इन द वाटर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इन चार्जेस की वजह से जो आपको अभी दिखाई दिए। When cold in liquid air, it gets liquefy और डीप ब्लू कलर का ब्लू है, पानी पानी जैसा लिक्विड बनाता है। थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाता है। इसमें डबल बॉन्ड कभी बनता कभी टूटता, कभी बनता कभी टूटता। रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, लेकिन थर्मोडायनामिकली देखें तो ये रिलेटिवली अनस्टेबल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई। हालांकि मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है। और ओवरहेड ओजोन जो है, इसकी जो अमाउंट है वो तकरीबन 350 डॉप्स्टन यूनिट है। 300 के करीब जो है वो कंसिडर की जाती है। आपको ये DU क्या है? ये है डॉप्स्टन यूनिट, जो कि ओजोन की कंसंट्रेशन को शो करता है। इसके बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। डॉप्स्टन यूनिट इज़ द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर द मेजरिंग ऑफ ओजोन कंसंट्रेशन। 1 डॉप्स्टन यूनिट इज़ द नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। पेपर में आने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। Number of ozone molecules that would be required to create a layer of pure ozone of 0.001 millimeter या 0.0001 centimeter thick at a temperature of 0 degree Celsius, जो कि standard temperature and 1 atmospheric pressure। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM पर तकरीबन इतने मिलीमीटर थिकनेस के साथ ओजोन लेयर होती है। और बेटे एक और बात भी याद रखिएगा, द एयर प्रेशर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो नॉर्मल STP कंडीशंस पर होना चाहिए। इसको एक एक्सप्रेस करने का और भी वे है कि एक कॉलम ऑफ द एयर है ओजोन कंसंट्रेशन, जो कि 1 डॉप्स्टन यूनिट के अंदर जब देखा जाए तो इसमें तकरीबन कितने ओजोन मॉलिक्यूल्स होंगे? 2.69 10 16 मॉलिक्यूल्स। ये आपने बराए मेहरबानी याद रख लेना है कि एक डॉप्स्टन यूनिट का मतलब है कि एक ऐसा कॉलम जिसमें आपको 2.69 10 16 O3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये एक और तरीका है इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने का। फॉर एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया एट द बेस ऑफ द कॉलम। ओवर द अर्थ सरफेस ओजोन की जो एवरेज थिकनेस है वो 300 डॉप्स्टन यूनिट है। 350 तक भी जा सकती है, जो कि तकरीबन 3 मिलीमीटर थिकनेस में आ जाती है। क्या याद रख लेना कि 0.01 मिलीमीटर 1 DU के इक्वल है। और अगर आपके पास 300 DU है
तो ये हमारे पास 0.01 अगर 300 से मल्टीप्लाई हो तो तकरीबन 3 मिलीमीटर बन जाता है। तो ये रही थिकनेस, सिर्फ 3 मिलीमीटर। काम देखो इस 3 मिलीमीटर थिकनेस के क्या है। ये आपको हल्का सा लेयर ऊपर ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा ओजोन का 3 मिलीमीटर का। इसका काम है आने वाले यूवी को रोकना, कॉस्मिक को रोकना, तमाम हार्मफुल रेडिएशंस को रोक लेना। और ऊपर एक और मसला भी होता है कि जब ये यहाँ पे यूवी रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है तो इस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में रिलेटिवली हाई टेम्परेचर देखा जाता है बनिस्बत इसके ऊपर वाले और इसके नीचे वाले पार्ट के। यानी कि यहाँ का टेम्परेचर भी लो होगा, यहाँ का टेम्परेचर भी लो होगा, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा क्योंकि यहाँ पे ओजोन ने अपने अंदर यूवी को ट्रैप किया होगा। किसको ट्रैप किया होगा? यूवी को, जो मैं टेम्परेचर की चेंज बता रहा था। तो ये सारी बातें आपके साथ हो चुकी हैं। द एवरेज अमाउंट ऑफ ओजोन मैंने बता दी है 3 मिलीमीटर, और इंचेस में भी पूछ ले तो वो भी याद रखिएगा 0.12 इंच के करीब ये थिकनेस बनती है। ये सारे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको डॉप्स्टन यूनिट भी बता दिया, आपको मिलीमीटर भी बता दिया, इंच भी बता दिया, सेंटीमीटर भी याद रख लीजिएगा 0.001 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डॉप्स्टन यूनिट। ठीक है, ये मिलीमीटर के हिसाब से आपको अगर इसको देखो तो ठीक है। तो ये आप लोगों को अब इस वक्त समझ आ जानी चाहिए कि 3 मिलीमीटर होगी तो 0.3 सेंटीमीटर होगी या फिर 0.12 इंचेस होगी। तो ये सारी बातें आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका के अंदर जो है वो एक ओजोन होल देखने को मिला जहाँ पे तकरीबन कंसंट्रेशन 100 डॉप्स्टन यूनिट रह चुकी है, जो कि 1 मिलीमीटर थिकनेस बनती है। एमसीक्यू आए, ओजोन होल में सुराख नहीं है जिससे आर पार छतरी की तरह देखा जाए, ये थिकनेस की कमी का नाम है, और जस्ट 1 मिलीमीटर थिकनेस है ओजोन की, ओजोन होल के अंदर। ये देखिए, ये आपके पास ओजोन की नॉर्मल लेयर है और ये उससे तकरीबन आधी रह गई है 100 डॉप्स्टन यूनिट के लिहाज से अगर देखा जाए तो। समझ गए बात को? नेक्स्ट आ गया, ये मैंने सारी बात आपको बता दी है, ये आपको बता दिया है कि कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर के बराबर है ओजोन। अब कुछ आगे बात करें कि ओजोन एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कहाँ पे करती है। ओजोन एग्जिस्ट करती है 25 से 28 किलोमीटर की रेंज में। 25 से 28 किलोमीटर की रेंज में आपको मिलता है स्ट्रेटोस्फियर। इसका मतलब है ओजोन कहाँ एग्जिस्ट करती है? स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन इज़ अ ब्लेसिंग जब तक ये स्ट्रेटोस्फियर में रहे, लेकिन जैसे ये नीचे ट्रोपोस्फियर में आती है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम एनवायरमेंटल कॉज करती है, जिसको फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं, जिसका मेजर कंपोनेंट ओजोन होती है। तो ओजोन इज़ अ वेरी डेंजरस पोल्यूटेंट व्हेन इट इज़ इन ट्रोपोस्फियर, इट इज़ अ ब्लेसिंग व्हेन इट इज़ इन स्ट्रेटोस्फियर। ओके, वहाँ पे ये यूवी को ब्लॉक करती है। In that stratosphere surround the globe and filter most harmful radiations coming from the sun towards the earth. Therefore, it is a substantial reduction in the ozone layer on the earth threatened जो है वो हमें कर सकती है बहुत ज़्यादा environmental serious problem से। 1980 वाला जो ओजोन होल था अंटार्कटिका के अंदर, उसका मैं जिक्र पहले ही कर चुका हूँ। तो इसका मतलब है ये स्ट्रेटोस्फियर में एग्जिस्ट करेगी और स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर जो मौजूद होती है ये यहाँ पे मौजूद। अगर ये ट्रोपोस्फियर में आ गई तो ट्रोपोस्फियर में आके ये शदीद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। ओके बेटे, अब आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ ओजोन इज़ ग्रेटर नियर द रीजन्स ऑफ इक्वेटर या लेसर नियर द रीजन्स ऑफ इक्वेटर। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लाइन लिखी, ये पोलर रीजन है, ये पोलर रीजन है, ये टेम्परेचर जोन है और ये ट्रॉपिकल रीजन है। तो बुक की लाइन है लेस कंसंट्रेशन नियर इक्वेटर। ये ज़्यादातर पोलर रीजन्स में मौजूद है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन नियर टू द इक्वेटर रिलेटिवली जो है वो कम है। ठीक है, उसकी रीज़न है यहाँ ये हाई टेम्परेचर जोन्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटने का चांस होता है, शायद ये एक रीज़न उसके अंदर हो सकती हो। खैर जनाब, ओजोन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ओजोन की कंसंट्रेशन अगर ट्रोपोस्फियर में 100 ppm से बढ़ जाए इन पोलर रीजन तो ये पोल्यूटेंट का काम करती है। कम टेम्परेचर के जोन्स के अंदर ये बड़ा डेंजरस एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करती है। क्या क्या करती है? आइस को डैमेज कर सकती है, एस्थमा कॉज करेगी, इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स डैमेज करेगी, कॉफिंग एंड डिस्कम्फर्ट और डेथ हो सकती है।
हार्मफुल टू द प्लांट्स एंड अदर मटेरियल, क्योंकि अटैक करती है रबड़ को, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम कर देती है, इतनी खतरनाक, और फैब्रिक और डाइस को फेड कर देती है, कपड़ों के रंग उड़ा देती है। अमाउंट ऑफ ओजोन इज लेस इन द रीजन क्लोजर टू इक्वेटर, जो मैं अभी आपको बात बता रहा था। टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर में कैसे चेंज होता है? ट्रोपोस्फियर में अर्थ के करीब टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद कम होकर -56 तक चला जाता है। वो जहाँ पे कबूतर शबूतर उड़ रहे होते हैं, बड़े सियाने होते हैं, ठंडे जोन में उड़ते हैं। तो जैसे ही वो आप स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचोगे ओजोन वाले रीजन में, तो -56 से टेम्परेचर बढ़ के -2 हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? तो बड़े याद रखिए कि टेम्परेचर दोबारा बढ़ता है ड्यू टू यूवी रेडिएशन, जो कि ओजोन ने ट्रैप की हुई होती है। और उसके बाद आप जब बाहर निकलोगे ओजोन लेयर से, तो दोबारा टेम्परेचर जो है वो आपको जो है वो कम होने को मिलेगा, और कम होने के बाद थर्मोस्फियर में दोबारा बढ़ जाएगा। ये देखिएगा, ट्रोपोस्फियर में था 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आपको हीटिंग हीटिंग नजर आ रही होगी। यहाँ से जैसे ही स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचा -2 डिग्री -52 डिग्री सेल्सियस हो गया, कम हो गया। स्ट्रेटोस्फियर में जैसे ही ओजोन वाले रीजन में पहुंचा, तो ओजोन वाले रीजन में जाके ये -2 डिग्री सेल्सियस तक हाई हो गया। ये हाई क्यों हुआ है दोबारा से? इसकी वजह बनी है यूवी लाइट जो ट्रैप्ड हुई थी। उसके बाद जैसे ही मीजोस्फीयर में जाएगा, अगेन टेम्परेचर फॉल कर देगा -85 तक, तो अगेन फॉल। उसके बाद थर्मोस्फियर में बढ़ेगा, एक्सोस्फियर में और बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो टेम्परेचर की वेरिएशन क्या है? अर्थ की ये सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है, तो हाई है, लो है, फिर हाई है, फिर लो है, फिर हाई और हाई और हाई ही चलता चला जाता है। ठीक है बेटा? तो ये यहाँ पे री रेडिएट होने की वजह से, क्योंकि रेडिएशंस अर्थ के सरफेस अब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए अर्थ के सरफेस के करीब आपको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा। लो जी, टेम्परेचर की रेडिएशन और ऑर्डर मैंने बता दिया, हाई से लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई 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 हाई। लो जी, इफेक्ट ऑफ ओजोन का अब हम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के हवाले से देखना चाह रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFCs होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। जो यूवी लाइट होती है ना, यूवी लाइट, वो C और Cl बॉन्ड को बड़ी आसानी से तोड़ लेती है और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना लेती है। CF बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूट सकता, इसलिए आप लोगों को सिर्फ क्लोरीन का फ्री रेडिकल ही मिलेगा CFCs के अंदर, फ्लोरीन का फ्री रेडिकल नहीं मिलेगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर्स इन द एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रेस, इनर्ट इन ट्रोपोस्फियर। और जब तक ये ट्रोपोस्फियर में रहते हैं तो कुछ नहीं करते, जैसे ही ये डिफ्यूज़ होकर के स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे यूवी लाइट ट्रैप हुई हुई है। वो यूवी लाइट सबसे पहले पकड़ती है, आओ भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन इधर आओ ज़रा, क्लोरीन का रेडिकल दो। लो जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मजबूर हो जाता है क्लोरीन का फ्री रेडिकल देने पर। जैसे क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है, ये लपकता है फ़ौरन से पहले ओजोन मॉलिक्यूल को। तो ओजोन मॉलिक्यूल को जब ये लपकता है, तो उसके बाद फिर बेटा देखो, ओजोन मॉलिक्यूल बेचारा ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन का ऑक्साइड बन जाता है। ये क्लोरीन का ऑक्साइड बाज नहीं आता। ये क्या करता है, क्लोरीन का ऑक्साइड एक और ऑक्सीजन एटम जो इसने सेपरेट किया हुआ था उसके साथ कनेक्ट करके उसको भी O2 में कन्वर्ट करता है और खुद बेशरम बन के दोबारा से तैयार हो जाता है नए ओजोन को लपकने के लिए। तो कहते हैं कि एक सिंगल क्लोरीन का फ्री रेडिकल हो तो तकरीबन 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स यानी कि 10⁵ मॉलिक्यूल्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है रिसाइकिल हो गए। बच्चे कहते हैं सर उसके बाद कहाँ चला जाता है उसके बाद घर चला जाता है, थक गया होता है, तो थक के थकावट पूरी करके दोबारा आता है पकड़ने के लिए। बट उसके बाद में क्लोरीन का ऑटोमेटिकली फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल से मिलकर दोबारा Cl2 बना लेता है। ठीक है, तो इस रेपिटेशन के अंदर तकरीबन 1 लाख मॉलिक्यूल्स का बेड़ा गर्क करके उसको ठिकाने लगा के अर्तुगल है, यूँ समझ लो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल अर्तुगल है, अर्तुगल गाजी है कि एक मॉलिक्यूल अकेला ही तने तनहा जंग लड़ता है और 1 लाख दुश्मन के प्यादे उड़ा के परे फेंकता है। बड़ा खतरनाक अर्तुगल है ये। ठीक है, तो ये ओजोन की डेप्लीशन के हवाले से मैंने आपको बात बता दी। ओजोन की डेप्लीशन कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कितने स्टेप में एक ओजोन मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है? तो याद रख लीजिएगा 2 स्टेप्स के अंदर। तो इन 2 स्टेप्स O3 कन्वर्ट इनटू O2। ठीक है, थ्रू क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल 2 स्टेप्स में
कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन को फ्री ओजोन को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो ये रिसाइकलिंग का सिलसिला चलता रहता है। लो जी, ये थी स्टोरी आप लोगों के पास, यूवी लाइट का आना, क्लोरीन के फ्री रेडिकल का बनना, ओजोन के मॉलिक्यूल को टक्कर मारना। ये देखो ओजोन के 2 एटम्स को साइड पे कर देना, एक एटम को अपने साइड में मिला लेना, ClO का बन जाना। अब इस ClO का दोबारा से एक और ऑक्सीजन एटम को अपने साथ मिला करके मॉलिक्यूल बनाना और इसका दौड़ के वापस एक नए ओजोन मॉलिक्यूल को पकड़ना। तो स्टेप 1 में देखिएगा, फ्री क्लोरीन एटम हिट्स एन ओजोन मॉलिक्यूल। नंबर 1 में, सबसे पहले नंबर 1 में मैं कह रहा हूँ कि यूवी अटैक की वजह से क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनना, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में फ्री रेडिकल का ओजोन को हिट करना। स्टेप नंबर 3 में क्लोरीन एटम का ऑक्सीजन की तरफ पुल होकर के जाना। नंबर 4 स्टेप में फ्री ऑक्सीजन एटम हिट करके क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फ्री बना देना। और उसके बाद स्टेप नंबर 6 में क्लोरीन के फ्री रेडिकल का दोबारा से ये कारनामा सर अंजाम देने के लिए स्टेप 2 पे आ जाना। तो बेटा देखिए, स्टेप 5 से डायरेक्ट स्टेप 2 पे आएगा, फिर 3, 4, 5, फिर स्टेप 2 पे। तो 6 स्टेप जो है वो अगेन अटैक है, अगेन अटैक। हेलो जी, ये एक स्टोरी आपको 6 स्टेप्स की शक्ल में मैंने सिखा दी है, बता दिया, लेकिन एक्चुअली O3 O2 में जब कन्वर्ट होता है तो 2 स्टेप रिएक्शन के रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर स्टेजेस देखी जाए तो कितनी स्टेजेस हैं, स्टेजेस देखें तो O3 O2 में कन्वर्ट होने तक दरमियान में 2 स्टेजेस लेता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्टेजेस को या स्टेप्स को 2 स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। दैट इज़ द एंड। उदास मत होइएगा, मेरा चेहरा हंसता मुस्कुराता हुआ आपको दिखता रहेगा। लाइव सेशंस भी मैं करूँगा, रिकॉर्डिंग्स भी करूँगा। ये वीडियो कोई आखिरी वीडियो नहीं थी। ज़िंदगी मेरी इंशाल्लाह आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने बहुत लंबी रखी हुई है और आप लोगों को और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्म करता रहूँगा मैं इंशाल्लाह ताला। उदास नहीं होना इस आंटी की तरह। आप लोगों के दिलों में मैं हमेशा रहूँगा, हमेशा के लिए रहूँगा और दुआओं में ज़रूर याद रख लीजिएगा। एंड दैट इज़ द स्टोरी ऑफ माई सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। बाकी अब चीज़ें और कुछ एडिशनल वीडियोस मैं बनाना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स की, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स की, क्विक रिवीजन ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा खुदा हाफिज़।